Hi, this is me, Dr. Deepa Rawat. I am going to discuss previous AIA PGET questions of ऑर्गेनिन only. तो हमने अभी पेपर 2022 का उठाया है, उसमें ऑर्गेनिन के अराउंड 17 क्वेश्चंस हैं. तो वो 17 क्वेश्चंस का पूरी तरह से डिस्क्रिप्शन और पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, क्योंकि अब AIA PGET आने वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं. तो ये जो क्वेश्चन पेपर्स होने वाले हैं ये आपको हेल्प करेंगे टू रिवाइज योर थियोरी, टू रिवाइज योर सब्जेक्ट, और साथ साथ में आपके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाएंगे और हर क्वेश्चन की हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बताएंगे ताकि उससे रिलेटेड आगे आने वाले एग्ज़ाम में कोई और क्वेश्चन अगर आए तो डेफिनेटली आप उसका आंसर कर पाएँ. ये वीडियो AIA PGET स्टूडेंट्स के लिए ही है, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो AIA PGET के हैं वही डिस्कस हो रहे हैं. तो हम शुरू करेंगे. उससे पहले आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए. ये आपकी AIA PGET जर्नी को बहुत आसान बनाने वाला है, स्पेशली विद ऑर्गेनिन. साथ साथ आप एक ऑर्गेनिन का हमारा चैनल भी है, ऑर्गेनिन नोट्स करके, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सब कुछ बता दूँगी, उसको भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं. और वहाँ पे भी हम MCQs पुट करते हैं. दूसरा, वहाँ पर हमारा एक डिस्कशन ग्रुप भी है. इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप डिस्कशन ग्रुप पर मुझसे पूछ सकते हैं. चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 2022 क्वेश्चन पेपर. ठीक है. सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट. ठीक है. इसमें हमारे एंटीपैथी के बारे में क्या क्या चीज़ें सही हैं, जो करेक्ट है उनमें से ऑप्शंस चुनने हैं और उसको टिक करना है. सबसे पहले लिखा है बेस्ड ऑन कॉन्ट्रारिया कॉन्ट्रारिस. सो दिस इज़ ट्रू. हमारा जो एंटीपैथी का प्रिंसिपल है वो है कॉन्ट्रारिया कॉन्ट्रारिस क्यूरेंटर. होम्योपैथी का है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर. ठीक है. तो ये तो आपको पता ही होगा, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर. सेकेंड बोल रहे हैं प्रोपोगेटेड बाय गैलन. येस, इट इज़ प्रोपोगेटेड बाय गैलन. गैलन ने ही एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट को प्रोपोगेट किया था. नेवर रिकमेंडेड बाय हैनीमैन इन एनी कंडीशन. अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस का अटेम्प्ट कैसे करा जाना चाहिए, ये बहुत इजी है. अगर थोड़ा सा आपको इसमें से चारों पॉइंट्स के बारे में नहीं पता लेकिन दो के बारे में भी पता है तो डेफिनेटली यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. आप देख लीजिए, ए सही है, बी सही है. तो ए और बी किस किस में आ रहा है? एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है. इसमें बी नहीं है, इसमें ए नहीं है, तो इन दोनों में से एक होने वाला है. अब आपको ये देखना है कि क्या डी इसका आंसर है या नहीं. डिराइव्ड फ्रॉम होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर, तो ये तो बिल्कुल गलत है. होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर क्या है? सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर. लेकिन इसका प्रिंसिपल और लॉ क्या है? कॉन्ट्रारिया कॉन्ट्रारिस क्यूरेंटर. तो हमारा डी भी नहीं होने वाला, तो आंसर हो गया ए. ठीक है. नेवर रिकमेंडेड बाय हैनीमैन इन एनी कंडीशन. इसको लोग को लगता है कि ये सही है, बट इट इज़ नॉट ट्रू. हैनीमैन ने एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट को रिकमेंड किया है. ठीक है. वो उन्होंने कहाँ पे किया है? एक जगह, फुटनोट ऑफ अफोरिज्म नंबर 67, जहाँ पे उन्होंने सस्पेंडेड एनिमेशन के बारे में बात की है. ठीक है. सस्पेंडेड एनिमेशन, जहाँ पर हमारी वाइटल फोर्स सस्पेंड हो चुकी है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो होम्योपैथिक मेडिसिन से उसको स्टिमुलेट किया जा सके. ह्यूमन बीइंग या जो डिजीज़ है या जो अफेक्टेड पर्सन है उसका वाइटल फोर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसको होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ स्टिमुलेट कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं. तो वहाँ पर हमें एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है ताकि हम उसके वाइटल फोर्स को सडन एक पुश दे सकें ताकि वो वापस एक नॉर्मल स्टेट पे आ जाए और तब हम उसको होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं. तो यहाँ पर उन्होंने इट इज़ रिटन दैट नेवर रिकमेंडेड बाय हैनीमैन, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट. अब थोड़ा सा इसके अलावा अगर मैं बताऊँ क्या है एंटीपैथी के बारे में, डॉक्टर हैनीमैन है, ये थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है ताकि आपके आगे भी क्वेश्चन आए तो आपको काम आए. एंटीपैथी कहाँ कहाँ पे बात करी है? अफोरिज्म 22, 23, 56 to 62 एंड 69. इन अफोरिज्म्स को आप एक बार पढ़ लीजिए, आप एंटीपैथी के बारे में सब कुछ जान जाएंगे. इसके अलावा और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. हैनीमैन ने एंटीपैथी को क्रिटिसाइज़ किया है, हमेशा क्रिटिसाइज़ किया है. उनका क्रिटिसिज्म हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? तो देखने को मिलता है अफोरिज्म 22 से 25 तक. और साथ साथ में डॉक्टर हैनीमैन ने अफोरिज्म 59 में भी इसको क्रिटिसाइज़ किया है. क्रिटिसिज्म ऑफ एंटीपैथी. ठीक है.
एंटीपैथी को क्रिटिसाइज़ किया है, उन्होंने कहा है कि ये एक टेम्पररी रिलीफ तो दे सकता है। अफोरिज्म नंबर 59 में उन्होंने बोला है कि एक टेम्पररी रिलीफ तो दे सकता है, बट पेशेंट को पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकता। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए कोई किसी पेशेंट की धड़कन रुक गई है, या किसी पेशेंट को एक्सफेक्सिया हो गया है, या किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया है, तो तुरंत क्या करा जाना चाहिए? ठीक है, आप थोड़ी देर उसको दे सकते हो, उसका हार्ट रिवाइव हो जाएगा, या वापस वो नॉर्मल थोड़ी कंडीशन में उसका वाइटल फोर्स स्टेबल हो जाएगा, उतने तक के लिए ठीक है। लेकिन उसके बाद आप पूरा ट्रीटमेंट चाहो कि आप एंटीपैथी से करो, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो वापस ठीक नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके बारे में हमने बता दिया कि एंटीपैथी के बारे में कहाँ कहाँ पे बात करी गई है। थोड़ा सा जो है एक अफोरिज्म नंबर 23 का फुटनोट है, वहाँ पे भी डॉक्टर हैनीमैन ने क्रिटिसाइज़ किया है इसको, एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट को। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे कि गैलन ने जिन्होंने ये एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट दिया है वो कौन थे, और तो वो भी एक फिजिशियन हुआ करते थे। ठीक है, जो कहते थे कि हमारे 4 ह्यूमर्स हैं जिनको बैलेंस में रखा जाना चाहिए। अगर ये बैलेंस में नहीं रहेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। थ्योरी उनकी भी सेम ही थी, लेकिन उनका जो प्रिंसिपल था ट्रीटमेंट का वो अलग है। वो कौन कौन से हमारे ह्यूमर्स हैं? पहला है ब्लड, दूसरा है फ्लेग, तीसरा है येलो बाइल, चौथा है ब्लैक बाइल। ये भी आप याद रख लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है। ठीक है, और बाकी सपोर्ट किया है उन्होंने, तो हाँ, ये हमने फुटनोट नंबर 67 अफोरिज्म के फुटनोट में से ये लिया है। उन्होंने बोला है कि सडन एक्सीडेंट हो जाए किसी प्रीवियस हेल्दी ह्यूमन बीइंग का, जैसे एस्फाइक्सिया हो गया, सस्पेंडेड एनिमिनेशन हो जाए, लाइटनिंग, सफोकेशन, फ्रीजिंग, ड्राउनिंग हो जाए, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं प्रीलिमिनरी मेजर्स टू स्टिमुलेट द इरिटेबिलिटी एंड सेंसिबिलिटी ऑफ द वाइटल फोर्स। हम पैलिएटिव मेथड वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हम जेंटल शॉक्स दे सकते हैं, क्लस्टर ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी दे सकते हैं, स्टिमुलेटिंग ओडर दे सकते हैं, ग्रेजुअल एप्लीकेशन ऑफ हीट दे सकते हैं, ताकि हमारी वाइटल फोर्स वापस से नॉर्मल हो जाए। ओके, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। साथ साथ में आप कभी क्या करो कि बीच में वीडियो को पॉज करो और देखो कि क्या आप आंसर इसका कर पा रहे हो या नहीं, वरना मैं एक्सप्लेनेशन तो दे ही रही हूँ। आइसोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट was propagated by लक्स। ठीक है, ये एंटीपैथी, ठीक है, हैनीमैन ने होम्योपैथी दिया, ठीक है, तो आइसोपैथी जो है वो लक्स ने दिया है। अच्छा, स्टाल कौन थे? इनका पूरा नाम था जॉर्ज अर्नस्ट स्टाल। इन्होंने डॉक्टर हैनीमैन के टाइम से पहले ही कह दिया था, इस टाइम के फिजिशियन थे ये, कि अगर हमें पेशेंट को ठीक करना है तो हमें सिमिलर ड्रग ही देनी पड़ेगी, यानी कि जो सेम सिम्टम्स प्रोड्यूस करती हैं उसी तरीके की ड्रग हमें देनी पड़ेगी। इसके अलावा हिपोक्रेट्स ने भी ये बात बोली थी और पार्सेलस ने भी बोली थी। ठीक है, डॉक्टर हैनीमैन से पहले डॉक्टर स्टाल ने, डॉक्टर हिपोक्रेट्स ने और पार्सेलस ने, इन तीनों ने ये बोल दिया था कि अगर हमें पेशेंट को ठीक करना है तो सिमिलर टाइप ऑफ मेडिसिन ही हमको देने पड़ेंगे। डॉक्टर हैनीमैन ने, हाँ, नेक्स्ट क्या है, हमारे बोल्डक, ये जो थे ना, ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फ्रेंच फिजिशियन आप इसको कह सकते हैं, वो थे। इन्होंने ना एक मेडिसिन दिया था, लाइक्स क्योर्स लाइक, मतलब इन्होंने भी कहा था कि लाइक मेडिसिन ही डिजीज़ को क्योर कर सकती हैं। और इन दोनों का नाम इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है। डॉक्टर हैनीमैन ने इन दोनों के बारे में इंट्रोडक्शन में बात करी है, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गन एंड ऑफ मेडिसिन, इसके में बात करी हुई है। तो डॉक्टर हैनीमैन ने कहा है वहाँ पे कि डॉक्टर बोल्डक जो थे, इन्होंने रुएम के इफ़ेक्ट को स्टडी किया था। ठीक है, उसके इफ़ेक्ट्स को स्टडी किया था और कुछ केसेस क्योर भी करे थे, डायरिया के कुछ केसेस भी क्योर करे थे ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस, यानी कि लाइक्स क्योर्स लाइक्स। तो हैनीमैन वॉज नॉट द वन, फर्स्ट भी नहीं थे वो, ही वॉज नॉट द ओनली वन जो इस थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे या इस थ्योरी को आगे लेके चल रहे थे। बस ये है कि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ी है और उन्होंने छोड़ा नहीं है, इसको प्रूव करके ही वो चलते रहे। काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्चेस भी उन्होंने किए। उनसे पहले वाले जो लोग थे उन्होंने इतने रिसर्चेस नहीं किए थे।
सिक्स एडिशन के हाँ, सिक्स एडिशन में बात करी है इसके बारे में, सिक्स एडिशन में, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ सिमिलियर सिमिलपस क्यूरेंटर इन्होंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A full-time amelioration of the symptoms, yet no special relief of the patient after prescription of remedy signifies। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ से उठाया गया है, ये सेंटेंस कहाँ पे लिखा है। तो ये केंट्स ऑब्जर्वेशन है, केंट्स ऑब्जर्वेशन। कौन सी ऑब्जर्वेशन है ये केंट की? ये केंट की 7th ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि पेशेंट को एमिलेरेशन तो हो रही है, फुल टाइम एमिलेरेशन है, पेशेंट जो कंप्लेन लेके आया था वो काफ़ी कम हो रही है, लेकिन कोई स्पेशल रिलीफ नहीं मिल रहा है। मतलब ओवरऑल जो पेशेंट है वो ठीक नहीं हो पा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीफ नहीं है, मेंटल फिजिकल सिम्टम्स में ओवरऑल रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? क्या आपने इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ क्यूरेटिव मेडिसिन किया है? आपकी मेडिसिन तो क्यूरेटिव है लेकिन सिलेक्शन ठीक नहीं है। अगर आपकी मेडिसिन क्यूरेटिव है तो सिलेक्शन कैसे सही नहीं है? हो सकता है आपने पोटेंसी, रिपीटिशन, डोजेज में कुछ गलती करी है और वहाँ पे वो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है लेटेंट एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक कंडीशंस दैट प्रिवेंट्स इम्प्रूवमेंट बियॉन्ड अ सर्टेन स्टेज। मतलब एक सर्टेन स्टेज तक ही वहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो सकती है, उसके बाद इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती है। कुछ ना कुछ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक कंडीशन वहाँ पे छुपी हुई है, लेटेंट है, जो हमें दिख नहीं रही है और उसके आगे इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं सकता। उन कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट एक हद तक ही हो सकता है। सफरिंग फ्रॉम हाई ग्रेड ऑफ इन्फ्लेमेशन। अब इसमें क्या है, सबसे पहले आप देख लो कि कौन सा रूल आउट किया जा सकता है जो बिल्कुल नहीं हो सकता। लास्ट है हमारा इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट। तो इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट तो हो नहीं सकता क्योंकि ये उन्होंने बोला है 8th ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। 8th ऑब्जर्वेशन में उन्होंने बात करी है कि इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट्स वो होते हैं जो हर मेडिसिन को किसी भी हाल में प्रूव कर देते हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। अब है सफरिंग फ्रॉम हाई ग्रेड इन्फ्लेमेशन। अगर हाई ग्रेड इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन होता है सोरा, ठीक है। सोरा तो ठीक होने ही वाला है, ठीक है। ज़्यादातर सोरा जो हमारे ठीक हो जाते हैं उसको थोड़ी सी पोटेंसी हाई करके देनी पड़ती है, ज़्यादा रिपीटेशन करनी पड़ती है, तो सोरास हमारे ठीक हो जाते हैं। अगर इन्फ्लेमेशन है तो ये सिर्फ फंक्शनल चीज़ हुई है, अभी तक कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आया है। दैट मीन्स हमारा केस अभी हमारे हाथ में है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एमिलेट तो हो रहा है लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन सोरिक होती है, इन्फ्लेमेशन फंक्शनल स्टेट होती है, इसलिए ये ठीक हो जानी चाहिए। ये आपका रेमेडी अगर करेक्ट है, उन्होंने बोला है कि प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रेमेडी, आपने एक रेमेडी दी है लेकिन फिर भी रिलीफ नहीं आ रहा है पेशेंट को पूरी तरह से, तो ये क्या हो सकता है? तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे पेशेंट ठीक हो जाएगा। सोरा है और प्राइमरी स्टेट है, फंक्शनल स्टेट है। फंक्शनल स्टेट हमेशा होम्योपैथी से ठीक हो जाया करती हैं। अब हमारे से दो बच्चे हैं। इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ क्यूरेटिव मेडिसिन, आपने इम्प्रॉपर सिलेक्शन किया है मेडिसिन का। अगर इम्प्रॉपर सिलेक्शन हुआ होता तो आपको फुल टाइम एमिलेरेशन आता ही नहीं, ठीक है। आपको एमिलेशन दिखाई ही नहीं देता, आपको कोई चेंज नहीं दिखाई देता, पेशेंट एग्रवेट होता जाता, उसकी कंडीशन और ज़्यादा डिटोरिएट होती जाती। तो हमारा ये भी नहीं है। तो बचता क्या है? ये वाला लेटेंट एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक कंडीशंस हैं। हमारा पेशेंट फुल टाइम एमिलेशन में है लेकिन रिलीफ नहीं आ रहा है। उसका रीज़न यही है कि कोई ना कोई एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, ऑर्गेनिक कंडीशंस हैं, यानी कि कुछ ऑर्गन लेवल पे चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है, जिसको हम एक टाइम के बाद ठीक ही नहीं कर सकते। ऑर्गन लेवल पे चेंजेस आ चुके हैं और कुछ बियॉन्ड एक लिमिट ही होती है, वहाँ तक हम पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं, उसके बाद नहीं हो सकता। इसको हम कहते हैं पैलिएशन, ठीक है। अब पैलिएशन किन केसेस में हमें करना पड़ता है या किया जाता है? कोई कैंसर का केस हो, ठीक है, जो एक सर्टेन स्टेज तक जा चुका है, 3-4 स्टेज हो, ठीक है। कोई किडनी डिजीज़ हो, जो किडनी फेलियर मान लीजिए आप, CKD जैसे केसेस होते हैं, हार्ट फेलियर हो गए, ठीक है, ये जहाँ पे पूरी तरह से स्ट्रक्चरल चेंजेस आ चुके हैं, पैथोलॉजिकल चेंजेस आ चुके हैं और अब वो वापस रिवर्ट होने की कंडीशन में नहीं है, वहाँ पर क्या होता है, एक सर्टेन लेवल तक आप पेशेंट को रिलीफ दे सकते हो लेकिन उसको पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। उसका जो है डेथ जो है वो निश्चित है, पर उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। उन केसेस में हमें पैलिएशन करना पड़ता है। अगर किसी पेशेंट की एक ही किडनी है तो आप क्या कर लोगे? दूसरी किडनी तो नहीं लेके आ सकते, ठीक है। उसके अगर जो एक पैर है उसमें हड्डी उसकी रिप्लेस्ड है, ठीक है, उसकी प्लेट डली हुई है, एक पैर में प्लेट डली हुई है, प्लेटिंग हुई हुई है, तो क्या करोगे आप? प्लेट से हड्डी तो नहीं बना सकते, वो प्लेट ही रहने वाली है। हाँ, जो वहाँ पे उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, जो पेन होता है, ठीक है, उसको आप रिलीव कर सकते हो। उसका जो बॉडी का उस तरह से उतना रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि प्लेट एक
बाहर का सब्सटेंस है, एक बाहर से आया हुआ फॉरेन बॉडी है, तो उसके लिए बॉडी रिएक्ट करती है, तो उस रिएक्शन को आप थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हो, उसको पैलिएट कर सकते हो, लेकिन इस प्लेट को वापस से आप बोन नहीं बना सकते, एक किडनी की जगह दूसरी किडनी नहीं ला सकते, कैंसर एक स्टेज पे पहुंच गया तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, ये आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये तो एलोपैथी में भी है, ये एक स्टेज तक ही कैंसर ठीक किए जा सकते हैं, यह एक तरह के ही कैंसर ठीक किए जा सकते हैं, समझ आ गई। तो दिस इज़ अबाउट इट। यहाँ पे तो आपको क्या चीज़ देखनी है, एक तो ये 7th ऑब्जर्वेशन है, ये हमारी 8th ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, और यहाँ पर सो रहा है तो इसको ठीक किया जा सकता है, और अगर क्योरेटिव मेडिसिन हुई तो एमेलिरेशन इम्प्रॉपर होती तो एमेलिरेशन नहीं होती बिल्कुल भी, ठीक है, ओके। तो वील गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इन द ट्रांसलेटर्स प्रीफेस, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपको पता है, आपने पढ़ा है, तो आप इसका आंसर कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते, तो इन तरह के क्वेश्चंस को आप छोड़ देना अगर नहीं आता है बिल्कुल। तो ट्रांसलेटर प्रीफेस में 5th एडिशन में, ट्रांसलेटर्स के प्रीफेस में, यानी कि जो आर्य डजन साहब थे, उन्होंने अपने प्रीफेस में जो ट्रांसलेटर्स प्रीफेस था 5th एडिशन का, वहाँ पर इनडेटनेस दी है किसी को, ठीक है, इनमें से किसी को दिया है कि उन्होंने कॉन्कॉर्डेंस ऑफ अफोरिज्म में उनके आइडिया को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता दी है, टू होम फॉर द एमेंडेशंस ऑफ हिज फर्स्ट ट्रांसलेशन, क्योंकि आर्य डजन सर ने 5th एडिशन का इंग्लिश ट्रांसलेशन करा था और वहाँ पे इनमें से किसी एक को इन्होंने थैंक यू बोला है। तो इस पर ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इसका आंसर रिचर्ड ह्यूज है। अगर आप ऑर्गेनो की मेडिसिन की किताब खोलेंगे, वहाँ पे आप जाएंगे ट्रांसलेटर्स प्रीफेस पे, तो सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में डॉक्टर ह्यूज के बारे में वहाँ पे बात करी गई है, ठीक है, उन्होंने उनको थैंक यू बोला है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सिमिलिया इज द फंडामेंटल लॉ इन द पैलिएशन ऑफ इनक्योरेबल स्टेट्स। तो क्या ये स्टेटमेंट 1 ठीक है या नहीं? तो और सेकेंड स्टेटमेंट भी एक बार देख लेते हैं। केन्स 9th ऑब्जर्वेशन स्टेट्स दैट प्रोलॉन्ग्ड एग्रेवेशन एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट डिमांड्स पैलिएटिव ट्रीटमेंट, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं हम कि लॉ ऑफ सिमिलिया इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ पैलिएशन। तो डॉक्टर ये बिल्कुल सही है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों है ये स्टेटमेंट ट्रू? क्योंकि अगर आपको, डॉक्टर हैनीमैन ने बोला है, अगर आपको पैलिएशन भी करना है, ठीक है, तो भी आप लॉ ऑफ सिमिलिया पे ही काम कीजिए, तभी होगा जो आपका पेशेंट पैलिएट भी अच्छी तरह से होगा, उसको कोई सफरिंग भी नहीं होगी, उसको कोई मतलब प्रताड़ित नहीं होगा, वो उसको जो प्रॉब्लम हो रही है, उसकी सफरिंग जो है वो और ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी। तो ये बिल्कुल ट्रू है। यहाँ पर अफोरिज्म 59 में डॉक्टर हैनीमैन ने बोला है कि टेम्पररी पैलिएशन, अगर हमें टेम्पररी पैलिएशन करना है तो टेम्पररी पैलिएशन होता है एंटीपैथी से, ठीक है। कि मैं एग्जांपल आपको देती हूँ कि बहुत तेज़ किसी पेशेंट को नींद आ रही है और उसने कॉफ़ी पी लिया, उसके बाद दोबारा जैसे कॉफ़ी का असर खत्म होगा तो और तेज़ नींद आएगी। पहले कॉफ़ी ने नींद भगा दी, लेकिन वापस से जब कॉफ़ी का असर खत्म हो जाएगा तो सेकेंडरी एक्शन में और ज़्यादा नींद आती है, जिसे हम सेकेंडरी काउंटर एक्शन भी बोलते हैं। लेकिन अगर आपको टेम्पररी पैलिएशन नहीं करना है, आपको फुल टर्म एमेलिरेशन देना है पेशेंट को, लॉन्ग टर्म पैलिएशन करना है, तो आपको लॉ ऑफ सिमिलिया के ही हिसाब से उसको पैलिएशन की मेडिसिन भी देनी पड़ेगी। अगर आप किसी पेशेंट को पैलिएट भी करना चाहते हैं, आपको पता है कि क्योर नहीं होने वाला है, तो उसको अगर पैलिएट करना है तो भी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन या सिमिलर मेडिसिन या सिमिलिया सिमिलिबस के हिसाब से ही आपको देना पड़ेगा। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज केंथ का 9th ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? वो कह रहे हैं कि ये कह रहा है कि प्रोलॉन्ग्ड एग्रेवेशन एंड फाइनल डिक्लाइन, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। प्रोलॉन्ग्ड एग्रेवेशन ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है उनकी, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि इजीली कैसे रिमेंबर, यू कैन रिमेंबर द ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ केंट। तो 9th ऑब्जर्वेशन नहीं है, 9th ऑब्जर्वेशन है इफेक्ट्स ऑन प्रूवर्स, ठीक है, कि प्रूवर्स पे कैसे कैसे इफेक्ट हमें देखने को मिलता है अगर हम मेडिसिन लेते हैं। तो ये 9th ऑब्जर्वेशन है और ये फर्स्ट है। तो क्या हो गया हमारा? फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो ये हो गया, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। ये हमारे लॉजिक के क्वेश्चंस हैं। अगर आपको थोड़ा सा जानकारी है तो इन क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा ये भी ऐसा ही है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। इंडिजियस प्लांट्स procured in fresh state and using by mixing their freshly expressed juice immediately with equal part of spirit of wine। अब यहाँ से आप ओल्ड मेथड ऑफ मदर टिंक्चर प्रिपरेशन, ठीक है, इसके बारे में ये बात कर रहे हैं, क्योंकि मदर टिंक्चर बनेगा उसके बाद ही तो सारी मेडिसिन बनेंगी ना, ठीक है।
तो ये जो है डॉक्टर हैनीमैन ने यहाँ पर इसके बारे में बात करी है। डॉक्टर हैनीमैन ने फार्मेसी के टॉपिक को भी ऑर्गेनाइज ऑफ मेडिसिन में डिस्कस किया है कि किस तरह से मेडिसिन को बनाया जाना चाहिए, कैसे मेडिसिन को कलेक्ट किया जाना चाहिए, किस टाइम पे कलेक्ट किया जाना चाहिए, कौन कौन सी मेडिसिन किस किस तरह से बनाई जानी चाहिए। तो ओल्ड मेथड ऑफ मदर टिंचर प्रिपरेशन में डॉक्टर हैनीमैन ने 9 क्लासेस के बारे में बात की थी, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5A, 5B, 6A, 6B, 7, 8 एंड 9, ये सारी क्लासेस। ये क्योंकि फार्मेसी का टॉपिक है इसलिए मैं इसको कवर नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप यहाँ से एक बार जाके ये ओल्ड मेथड ऑफ मदर टिंचर प्रिपरेशन पढ़ लीजिए जो डॉक्टर हैनीमैन ने दिया था, ठीक है। और इसके बारे में डॉक्टर हैनीमैन ने ऑर्गेनाइन में भी बात करी है, वहाँ से उठा रहे हैं। इंडिजिनस प्लांट्स जिनके फ्रेशली एक्सप्रेस्ड जूस हैं उसको हम इक्वल पार्ट ऑफ स्पिरिट ऑफ वाइन में मिलाते हैं या नहीं, यह सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही है, एकदम ट्रू है ये। क्योंकि अगर आप फर्स्ट क्लास की बात करोगे ना, तो फर्स्ट क्लास में डॉक्टर हैनीमैन ने कहा है कि 1 पार्ट ड्रग का 1 पार्ट अल्कोहल का, ठीक है। तो इक्वल पार्ट ऑफ स्पिरिट मिलानी है, जितना आपने ड्रग मिलाया उतना ही जो है आपका वो भी होना चाहिए, आपका अल्कोहल भी होना चाहिए, और इसकी स्ट्रेंथ होती है 1/2, ठीक है। तो ये है फर्स्ट क्लास से आया है। दूसरा वो बोल रहे हैं ऑल फर्मेंटेशन ऑफ मेडिसिन वेजिटेबल जूस विल बी एट वंस चेक्ड बाय स्पिरिट ऑफ वाइन। जब आपने सारे जूस को एक्सट्रैक्ट कर लिया है तो उसमें स्पिरिट ऑफ वाइन डालना ज़रूरी है, मिक्स्ड विद इट डालना ज़रूरी है, ताकि आगे उसकी कोई भी प्रोसेस या फर्मेंटेशन ना हो या वो ख़राब ना हो, कोई भी चीज़ उसके साथ ना हो और इंटैक्ट हम उसको रख सकें। तो ये दोनों अफॉरिज़म्स, ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, फर्स्ट भी एंड सेकेंड भी, ये दोनों ही ट्रू हैं, और दोनों ही अफॉरिज़म 267 से उठाई गई हैं। ये मतलब अफॉरिज़म ही है पूरा का पूरा, आप 267 पढ़ेंगे तो ये पूरा अफॉरिज़म ही वो है, ठीक है। और इसके साथ साथ जब आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे और अफॉरिज़म भी पढ़ेंगे तो आप ओल्ड मेथड ऑफ मदर टिंचर प्रिपरेशन ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा कि कौन से क्लास में कितना ड्रग की पावर कितनी है, ड्रग की स्ट्रेंथ कितनी है, कौन कौन से मेडिसिन है, उसमें लिस्ट ऑफ मेडिसिन भी हैं कि क्लास 1 में ये मेडिसिन आती हैं, क्लास 2 में ये मेडिसिन आती हैं, 3 में आती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। What is to be done by physician when no improvement follows after giving the remedy having alternating action? अगर आपकी alternating action की कोई मेडिसिन है, वो आपने दिया है, ठीक है, और पेशेंट को तब भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, तो आप इनमें से क्या चीज़ करोगे? ये डॉक्टर हैनीमैन ने बात करी है इसके बारे में, ये अफॉरिज़म 251 है, ठीक है, जहाँ पर डॉक्टर हैनीमैन ने ऑल्टरनेटिंग एक्शन ऑफ मेडिसिन के बारे में बात करी है कि अगर आपने ऑल्टरनेटिंग एक्शन वाली कोई मेडिसिन दी है और पेशेंट को इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो क्या होगा। उसमें उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं कि कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं जिनका ऑल्टरनेटिंग एक्शन है, जिसमें से है इग्निशिया, ब्राइनिया, रस्टॉक्स एंड पेलेडोना, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, ये भी आप देख सकते हो 251 अफॉरिज़म में। तो वहाँ पर उन्होंने क्या है, वेट वॉच एंड गिव प्लेसिबो, ये नहीं है, वेट वॉच नहीं करना है। वेट वॉच आपको तब करना है जब आपको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है, जैसे आपने पहले मेडिसिन दी और आपको इंप्रूवमेंट दिखाई दी, फिर उसके बाद आपको एक ऐसा फेज दिख रहा है जिसमें इंप्रूवमेंट भी नहीं हो रही है और ना पेशेंट डिटोरिएट हो रहा है, तब आपको वेट एंड वॉच करना है प्लेसिबो देके, ठीक है। या फिर आपको लग रहा है कि धीरे धीरे स्लो स्लो एक्ट करिए, तब भी आपको वेट एंड वॉच करना है प्लेसिबो देके। चेंज द रेमेडी, तो ये भी नहीं हो सकता, डायरेक्टली आप चेंज तो नहीं कर सकते। चेंज कब किया जाना है? चेंज तो बहुत लास्ट का ऑप्शन है। सबसे पहले आप वेट करोगे, ठीक है, प्लासिबो दोगे, उससे भी नहीं हो रहा है तो आप सेम पोटेंसी को रिपीट करोगे, दोबारा से रिपीटेशन बढ़ा दोगे, फिर उससे भी नहीं हो रहा है तो आप पोटेंसी को इंक्रीज करोगे, उससे भी नहीं हो रहा है, देन यू विल चेंज द रेमेडी। ये तो लास्ट का ही बिल्कुल ऑप्शन है कि आपको रेमेडी चेंज करनी है। तो ये दो हैं, या तो आप सेम मेडिसिन दे दो हायर पोटेंसी में, या फिर इक्वल डोजेस दे दो सेम मेडिसिन की। तो डॉक्टर हैनीमैन ने बोला है कि अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं देती उन रेमेडीज़ में जिनके ऑल्टरनेटिंग एक्शन है, तो उनको आप दोबारा से इक्वल स्मॉल डोजेस में सेम मेडिसिन आप दे सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ द वन। अगर इसका आंसर आपको पता है, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आप इसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है। ये दोनों तो बिल्कुल आउट हो जाते हैं, लेकिन हाँ कि सेम मेडिसिन आपको देनी है हायर पोटेंसी में या फिर इक्वल मेडिसिन देनी है। अगर आपको इंप्रूवमेंट नहीं लगती है किसी भी मेडिसिन में, ऑल्टरनेटिंग एक्शन के मेडिसिन नहीं हैं, तो आप हायर पोटेंसी दो, एक से अगर रिलीफ नहीं आ रहा तो आप हायर दो। लेकिन ऑल्टरनेटिंग मेडिसिन हैं जिनके ऑल्टरनेटिंग एक्शंस हैं, तो आप स्मॉल डोजेस दो सेम मेडिसिन के, इक्वली स्मॉल डोजेस, मतलब जितने भी हैं, जैसे आपने सुबह दिया, ठीक है, फिर दोपहर में, फिर शाम में, तो रोज़ इसी तरह से आपको देना है, इक्वली स्मॉल डोजेस देने हैं उसी मेडिसिन के जो आप पहले दे रहे थे, ठीक है। तो 251 के बारे में बात करिए यहाँ पर।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 लिख देते हैं ना यहाँ पर सारे। अच्छा, इसका जो है ना पीडीएफ वैसे आपको चाहिए तो नहीं होगा क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन आप जो है साथ साथ लिखते जाइए इसके एक्सप्लेनेशन आप अपने क्वेश्चन पेपर पे, या यहाँ ये इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये भी मिल जाएगा। अरेंज द एसे एंड वर्क्स ऑफ डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमन। ठीक है, कि कौन कौन सा पहले किया था, कौन सा बाद में किया था। ये भी क्वेश्चन वही है कि अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो इसका कुछ नहीं किया जा सकता। इसमें से अगर मैं इस क्वेश्चन को देखती एज अ स्टूडेंट, अगर मैं एज अ एस्पिरेंट गई हूँ वहाँ पे एग्ज़ाम देने, तो मुझे ये पता था कि फ्रेंड्स ऑफ हेल्थ हुई है 1792 में। ऑर्गेनन ऑफ रैशनल आर्ट ऑफ फीलिंग, रैशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन 1810। रैशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है, ये पहला है, फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। उसके बाद तो जो नाम पड़ गया वो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन ऑफ हीलिंग आर्ट इस तरह का पड़ा था। तो रैशनल सिस्टम फर्स्ट एडिशन का नाम था, ठीक है, रैशनल। तो इस तरह से मुझे पता चला कि ये फर्स्ट का है। स्कारलेट फीवर के बारे में भी मुझे पता है 1801 में उन्होंने बात की थी, जब उन्होंने एक जीनस एपिडेमिकस निकाला था। ये पहली बार उन्होंने जीनस एपिडेमिकस निकाला था किसी भी डिजीज़ का, स्कारलेट फीवर का, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला था कि अगर मैं स्कारलेट फीवर को जिन जिन लोगों को मैंने दिया है बेलाडोना, उनको या तो स्कारलेट फीवर हुआ ही नहीं है, और जिसको हुआ है उसका क्योर भी बहुत इजीली हो गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम लंबा या एग्रेवेटेड हो गए सिम्टम्स या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई पेशेंट को, ऐसा नहीं हुआ है। तो बेलाडोना के बारे में बात करी है। इसके बारे में बहुत ही सुंदर स्टोरी है डॉक्टर हैनीमन की, कि जब 2018 में जब 1801 में स्कारलेट फीवर आया था, तो डॉक्टर हैनीमन ने किसी तरह से, किसी और वजह से बेलाडोना को पेशेंट्स को दे रहे थे, ठीक है। उनको नहीं पता था कि ये प्रिवेंट करता है स्कारलेट फीवर को, लेकिन उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जिस चीज़ को भी मैंने बेलाडोना दिया था, एक फैमिली में मान लीजिए 10 लोग हैं और 4 लोगों को उन्होंने बेलाडोना किसी वजह से दिया होगा, ठीक है, उनको स्कारलेट फीवर नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ से उनको ये पता चला कि जिनको मैंने बेलाडोना दिया उनको स्कारलेट फीवर नहीं हुआ है, और जिनको स्कारलेट फीवर के लिए मैं बेलाडोना दे रहा हूँ उनका क्योर भी बहुत अच्छे से हो रहा है। तो तब उन्हें पता चला कि ये प्रिवेंशन के लिए और क्योर के लिए एक रेमेडी हो सकती है स्कारलेट फीवर की। इसलिए उन्होंने इस पर एक पेपर भी पब्लिश किया था, और उस पेपर का उन्होंने बोला था कि सब्सक्रिप्शन जो लेगा उसको मैं मेडिसिन कुरियर करवाऊँगा और कुरियर करवा के उसको दूंगा। तब कि उन्होंने मेडिसिन का नाम नहीं बताया था कि मेडिसिन कौन सी होने वाली है। तो वो ये चाहते थे कि बिना किसी स्केप्टिकल नेचर के, या बिना किसी शक के, या बिना किसी आप ये कह सकते हैं कि पार्शियलिटी के, जो डॉक्टर्स हैं वो बेलाडोना को लें, अपने पेशेंट्स को दें और खुद रिजल्ट देखें कि क्या बेलाडोना प्रिवेंशन और क्योर में इफेक्टिव है या नहीं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनका कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि आप सब्सक्रिप्शन करवाना चाहते हैं अपने पेपर का, अपने पेपर को बेच के पैसा कमाना चाहते हैं। तो यहाँ से फिर उन्होंने नाम बता दिया था कि जो मेडिसिन है उसका नाम बेलाडोना है, अब तुम प्रूव करो, अब तुम देखो। तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म डॉक्टर हैनीमन ने यहाँ पर देखा था। तो हो गया हमारा। अच्छा, फिर ये मुझे पता था, इसके हिसाब से मैं यहाँ पे ढूंढ सकती हूँ कि कौन सा हो सकता है। अब मुझे ये पता है कि फ्रेंड्स ऑफ हेल्थ से पहले क्या ये हो सकते हैं या नहीं। अगर आपको पता है तो मुझे इतना पता है कि ये 1789 में उन्होंने लिप्जिग में जब वो थे तब ये एक पेपर लिखा था, एक ऐसे लिखा था, जब वहाँ पर उन्होंने एक और पेपर लिखा था सिफिलिस के बारे में। सिफिलिस के बारे में उन्होंने एक पेपर लिखा था। उसके बाद कि सिफिलिस की ट्रीटमेंट कैसे कैसे होना चाहिए, मर्करी को किस तरह से देना चाहिए, और मर्करी देने से सिफिलिस में क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स है, वो सब। और साथ साथ उन्होंने एक और ऐसे लिखा, जो उन्होंने लिखा है इंस्ट्रक्शंस फॉर सर्जन्स ऑन वेनरल डिजीज़। मतलब इस तरह के डिजीज़ जो वेनरल डिजीज़ हैं या सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, उनको सर्जन्स को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, उसके लिए उन्होंने इंस्ट्रक्शंस लिखी थी। तो ये 1789 में लिखी थी। ये उन्होंने 1812 में लिखा था हेलोपोरिज्म के बारे में, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले आ जाता है डी, BEAC, सो 4 इज़ द आंसर, ठीक है। ये सारे के सारे जो मेरे को ईयर्स हैं ये मिले हैं मुझे डॉक्टर हैनीमन की बायोग्राफी से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर हमें एक असर्शन और एक रीज़न दिया हुआ है। फर्स्ट असर्शन क्या है, एक्यूट मेंटल एंड इमोशनल डिजीजेस ऑलमोस्ट ऑलवेज अराइज फ्रॉम द इंटरनल सोरा, ये असर्शन है। इसका रीज़न क्या है, एक्यूट मेंटल एंड इमोशनल शुड बी इमीडिएटली ट्रीटेड विद एंटीपैथिक। पहले तो सबसे पहले आप ये देख लो कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं या नहीं, और अगर सही हैं तो क्या इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, ठीक है।
तो एक्यूट डिजीज़ का बारे में जो मेंटल डिजीज़ के बारे में डॉक्टर हैनीमैन ने बात करी है 210 से 230 अफॉरिज्म में, ठीक है। और पहले ही अफॉरिज्म में डॉक्टर हैनीमैन ने बता दिया है कि ऑलमोस्ट एवरी एक्यूट मेंटल डिजीज़ और मेंटल एंड इमोशनल डिजीज़ इज कम्स फ्रॉम सोरा। कोई इंटरनल सोरा है जो लेटेंट है, वो वहाँ पर उसके कारण जब वो निकल के आता है, लेटेंट सोरा, इंटरनल सोरा जब सरफेस पर निकल के आता है तो अक्सर हमें एक्यूट मेंटल और इमोशनल डिजीजेस आती हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ट्रू। दूसरे के बारे में बात कर लेते हैं, ये अफॉरिज्म 210 में ही दिया हुआ है। एक्यूट मेंटल एंड इमोशनल जो डिजीज़ हैं शुड बी इमीडिएटली ट्रीटेड विद एंटीसोरिक मेडिसिन। अब सबको ये लगता है कि अगर ये सोरा है तो ये एंटीसोरिक मेडिसिन से ही ट्रीट की जानी चाहिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी ट्रीटमेंट के बारे में डॉक्टर हैनीमैन ने दूसरी अफॉरिज्म में बोला है। इस अफॉरिज्म में बात करी है 217 अफॉरिज्म 217 में इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करी है, जहाँ पे डॉक्टर हैनीमैन ने बोला है कि अगर हमें मेंटल और इमोशनल डिजीज़ को ट्रीट करना है तो हमारे पास जो मेडिसिन अवेलेबल हैं वो, जो फुल्ली प्रूव्ड मेडिसिन हैं वो, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनली उस पेशेंट को सूट होती है वो, हमें डायरेक्ट एंटीसोरिक ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करना है किसी भी एक्यूट मेंटल या इमोशनल डिजीज़ का, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू बट सेकेंड इज़ नॉट ट्रू। ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। ये इसका रीज़न ये सही नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ द आंसर। Which type of which diseases amongst the following is due to fixed miasm? ये सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ वूपिंग कफ। यहाँ पर हम अफॉरिज्म नंबर 46 की तरफ आपको लेके चलेंगे, जहाँ पर डॉक्टर हैनीमैन ने फिक्स्ड मायाज़म और एसेसरी मायाज़म दोनों के बारे में बात करी है। एसेसरी मायाज़म है काउपॉक्स, ठीक है, और फिक्स्ड मायाज़म है हमारा 3 बताए हैं। एक तो वूपिंग कफ हो ही गया, ठीक है, वूपिंग कफ। दूसरा है हमारा मीजल्स, और तीसरा है हमारा व्हाट वी कॉल इट स्मॉल पॉक्स, ठीक है। डॉक्टर हैनीमैन बोलते हैं कि जो डिजीज़ेस इनवेरिएबली सेम रहने वाले हैं, यानी कि अगर आप वूपिंग कफ की बात करो, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स की बात करो, तो इनवेरिएबली सेम रहेंगे इनका। ये जो फिक्स्ड मायाज़म के डिजीज़ेस हैं ना, ये इनवेरिएबली सेम इनटू देयर सिम्टम्स एंड साइंस, इनवेरिएबली सेम इनटू साइंस एंड सिम्टम्स एंड ऑल्सो द ओरिजिन, ठीक है, द ओरिजिन, वो भी एकदम वही रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप एक बार अफॉरिज्म नंबर 46 को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब दोबारा से हमारे पास क्वेश्चन आता है एजर्शन एंड रीजन। एजर्शन क्या है? हैनीमैन रिकमेंडेड होम्योपैथिक मेडिसिन टू बी डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड गिवन इन प्रॉपर स्मॉल डोजेज इन 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मेडिसिन। दिस इज बिल्कुल ट्रू, दिस इज ट्रू। यहाँ पर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के जो है अफॉरिज्म उससे दिया गया है, ठीक है। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 284 से शुरू होता है, अफॉरिज्म 284 से शुरू होते हैं। 284 में ही इन्होंने बोला गया है कि ये अगर आप जो है मेडिसिन को वाटर में डिज़ोल्व करके लेंगे तो वो ज़्यादा काम करेंगे स्मॉल डोजेज में अगर आप लेंगे तो। अकॉर्डिंग टू द 6th एडिशन, मेडिसिन डिजॉल्व इन द वाटर इज़ फार मोर इफेक्टिव दैन ग्लोब्यूल्स प्लेस्ड ऑन द ड्राई टंग। ग्लोब्यूल्स आपके जब आप ग्लोब्यूल लेते हैं तो एक पर्टिकुलर जो है स्पेस में ही या एरिया में ही रहने वाले हैं, एक पर्टिकुलर एरिया को ही कवर करने वाले हैं। लेकिन जब आप वाटर में मिक्स कर लेते हैं तो सरफेस एरिया मेडिसिन का बढ़ जाता है और आपकी टंग पे वो अच्छी तरह से ज़्यादा सरफेस एरिया में फैलता है। और क्योंकि हमारी टंग जो है वो नर्व से एकदम भरी हुई है, तो हमारी मेडिसिन नर्व के थ्रू ही एक्ट करती हैं। तो जितना ज़्यादा एरिया टंग का नर्व से कवर होगा उतना ज़्यादा ही हमारी बॉडी में मेडिसिन का इफेक्ट अच्छा होगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, ये अफॉरिज्म 284 से लिए हुए हैं। तो ये दोनों ही सही हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है और असर्शन भी सही है। नेक्स्ट फिर से हमारे पास ये आता है ड्रग प्रूविंग एवरी मेडिसिनल सब्सटेंस मस्ट बी एम्प्लॉयड क्वाइट अलोन एंड परफेक्टली प्योर विदाउट टेकिंग एनीथिंग एल्स ऑफ अ मेडिसिनल नेचर। जब हमारे साथ कोई ऐसा प्रूवर है जिस पे हम ड्रग प्रूव कर रहे हैं तो उसको सिर्फ मेडिसिनल
सब्सटेंस ही एम्प्लॉय किया जाना चाहिए। उसके अलावा उसको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी चाहिए जिसका मेडिसिनल नेचर हो, ठीक है, उस डे में या किसी भी और टाइम पे, नॉट ड्यूरिंग ऑल द टाइम, नॉट ओनली द सेम डे। ऐसा नहीं है कि सेम डे जिस दिन उसे दवाई खाई उसी दिन नहीं लेना है, किसी भी टाइम नहीं लेना है। जब तक वो ड्रग प्रूवर है, जब तक वो एक प्रूव कर रहा है एक ड्रग को, तब तक उसको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी है, कोई स्पाइसेस नहीं लेने हैं, कोई ऐसे वेजिटेबल्स या किसी तरह की ऐसी चीज़ नहीं लेनी है जिसका मेडिसिनल इफेक्ट हो सकता है। तो ये तो हमें पता ही है ड्रग प्रूविंग के जो क्या क्या हमारे प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या रूल्स और लॉज हैं। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, असर्शन इज ट्रू। ऑल द सफरिंग एक्सीडेंट्स एंड चेंजेस ऑफ द हेल्थ of the experiment during the action of the medicines are solely derived from the medicines being proved, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि कोई भी सफरिंग हो, एक्सीडेंट्स हो या कुछ भी चेंज ऑफ हेल्थ आता हो जिस प्रूवर के अंदर, वो बिकॉज ऑफ सोली डिराइव्ड फ्रॉम द मेडिसिनल बीइंग प्रूव। तो क्या ये ऐसा है कि सिर्फ उसी की वजह से आ रहा है? तो येस, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, उसी की वजह से ही आ रहा है। यहाँ पे डॉक्टर हैनीमैन ने बात करी है। अच्छा, इसको 124 में अफॉरिज्म 124, अच्छा हमारे ड्रग प्रूविंग के दो अफॉरिज्म है, वो कौन कौन से हैं बता देती हूँ आपको। ड्रग प्रूविंग के अफॉरिज्म है 105 to 146। तो 124 के बारे में लिखा हुआ है और यहाँ पर इसको 138 में इसकी एक्सप्लेनेशन बताई हुई है कि ऐसा ही है कि अगर आपने किसी प्रूवर को ड्रग दिया तो उसमें जो भी उसके हेल्थ में चेंजेस आ रहे हैं, चाहे कोई सफरिंग्स हैं, एक्सीडेंट्स हैं, कुछ भी हैं, एक्सीडेंट्स कैसे कि वो उसको कोई चोट लग गई या कुछ भी, वो सब भी मेडिसिनल इफेक्ट की वजह से ही आ रहा है। कोई भी उसके हेल्थ में चेंज होता है वो मेडिसिनल इफेक्ट की वजह से आ रहा है। एक्सीडेंट्स कैसे? क्योंकि हमारी जो मेडिसिन हैं वो डायनामिकली एक कह सकते हैं कि डार्क मैटर पे काम करती है, डायनामिकली काम करती है, तो वो आपके पूरे डायनामिक्स को चेंज कर देती है, आपके इमोशनल स्फेयर को चेंज कर देती है। आप किस तरह से इफेक्ट हो रहे हो चीज़ों से, चाहे वो किसी एक्सीडेंट से, चाहे वो किसी इमोशनल ट्रिगर से, किस तरह से इफेक्ट हो रहे हो, वो सारी हमारी मेडिसिन पे डिपेंड करता है। तो ये सही है, ये भी सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। कह सकते हैं कि रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऐसा नहीं कह सकते कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, पर इसमें दोनों में आंसर सेम ही है, तो फर्स्ट एंड सेकंड कोई सा भी आप ट्रिक कर सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपेगेटेड द ब्लड लेटिंग मेथड, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। ये ब्लड लेटिंग कर नहीं सकते क्योंकि इन्होंने भी सिमिलिया पे काम किया था, सिमिलिया पे बोला था, ठीक है। गैलन का हमारा पता ही है, कॉन्ट्रारिया, ठीक है। हैनीमैन भी हमारे होम्योपैथी वाले हैं, तो ये तो ऐसा नहीं कर सकते। अफॉरिज्म 60 फुटनोट, ठीक है, ये सबको ही पता होगा। ओके, अब ये फिर से है, जिसको पता है ठीक है, नहीं पता है तो छोड़ दो। रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। मैं ऐसे बता देती हूँ, ये हमारे सिम्टम्स हैं और ये हमारे मायाज़म से मैच करने हैं। ये मैंने लिए हैं क्रॉनिक डिसीज़ से, वहाँ पे सारा कुछ बता रखा है कि कौन से मायाज़म में किस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो मुझे पता है वो आपकी तरफ, मैं एज अ स्टूडेंट कैसे करती हूँ मैं बताती हूँ। हेयर फॉल, सर्कुलर स्पॉट्स में मुझे पता है ये साइकोसिस होता है, ठीक है। हेयर फॉल हमेशा साइकोसिस होता है, इसलिए जब भी पेशेंट हमारे पास हेयर फॉल के लिए आता है, हम सिर्फ उसे हेयर फॉल के लिए ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक साइकोसिस का सिम्टम है और साइकोटिक सिम्टम्स हम नहीं लेते हैं, वो फसाड होता है। हम या तो सोरिक सिम्टम से प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर हम सिफिलिटिक सिम्टम में प्रिस्क्राइब करते हैं, या ट्यूबरकुलर मायाज़म के सिम्टम्स हैं उस पर प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन साइकोटिक सिम्टम से हम प्रिस्क्रिप्शन नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसके अगर आपको हेयर फॉल का पेशेंट दिखता है तो उसको और चीज़ें आपको पूछनी पड़ेगी। सर्कुलर स्पॉट्स यानी कि ये एलोपेशिया एराटा हो सकता है, ठीक है। फियर ऑफ डॉग्स एंड स्ट्रेंजर्स, अब ये सोरा होगा, सिफिलिस होगा, या फिर कंबाइंड सोरा सिफिलिस होगा। अब देखो, बॉयल्स हैं, सपरेशंस हैं, सपरेशंस हमारे सिफिलिस हैं, लेकिन साथ में हमारे बॉयल्स भी हैं, तो बॉयल्स हमारे सोरा होगा, तो ये हो गया बॉयल विद सपरेशन एंड पेन्स, पेन है और बॉयल्स हैं, तो ये सोरा है। जो इसमें सेपरेशन हो रहा है ये हमारा सिफिलिस है। कोई भी जैसे मान लो कोई ग्रोथ तो हो रही है लेकिन उसके अंदर कोई पस, ब्लड या कोई भी और चीज़ एक्यूमुलेट हो रही है, कोई लिक्विड एक्यूमुलेट हो रहा है, ट्रांसिडेट एक्सिडेट एक्यूमुलेट हो रहा है, तो वो हमेशा सिफिलिटिक मायाज़म में आता है। थोड़ा थोड़ा चीज़ें इस तरह से आप याद रख सकते हो। अगर ये दो चीज़ें आपको पता चल सकती हैं तो बाकी आप मैच कर सकते हो। जैसे मुझे पता है कि बी का 4 है, तो बी का 4 है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब मुझे डी का पता है ए 1 है, तो या तो ये डी का 1 सिर्फ यही वाला है, तो दिस इज द आंसर A3। ये
पेपर थिन नेल्स सिफिलिस है। फियर ऑफ डॉग्स स्ट्रेंजर्स चिल्ड्रन इट इज़ सोरा। सोरा क्या होता है, नियरली नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं। अब देखिए फियर ऑफ डॉग्स, तो अगर बच्चे में हम देखें तो बच्चे को डॉग से डर लग सकता है, ये एक तरह का नेचुरल ही है, नेचुरल फिनोमेना है। स्ट्रेंजर से भी डर लग सकता है, यूजुअली बच्चे स्ट्रेंजर्स के पास जल्दी से नहीं जाते हैं, तो ये सोरा है। तो डी इज़ द आंसर फॉर दैट। अच्छा, अब ये हैं साइकोटिक सिम्टम्स, साइकोटिक यानी वो वाले साइकोटिक नहीं, साइकोसिस वाले, साइकियाट्रिक। ठीक है, अब हमें पता है कि डॉक्टर हैनीमन ने मेंटल डिजीज़ के बारे में बात करी है, तो ये उसी से लिया गया है, मेंटल डिजीज़ से ही लिया गया है। और इसमें डॉक्टर हैनीमन, इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि डॉक्टर हैनीमन ने फ्यूरियस मेनिया को इसमें से किस चीज़ से मिलाया है। मतलब फ्यूरियस मेनिया में क्या होता है, काम इंटरप्रेटेबिलिटी होती है, टोटल इनअटेंशन होता है, म्यूट डिस्प्ले ऑफ कमिशरेशन होता है, क्या होता है इसमें से, ये इसके साथ मैच करना है। तो ये लिया गया है अफॉरिज्म 228 में, क्योंकि डॉक्टर हैनीमन ने 210 से 230 के अफॉरिज्म्स में मेंटल डिजीज़ के बारे में बात करी है, तो वहाँ से ही ये पूरा अफॉरिज्म में दिया हुआ है कि फ्यूरियस मेनिया में पेशेंट किस तरह से बिहेव करेगा। तो चलो हम मैच करते हैं। फ्यूरियस मेनिया में पेशेंट काम इंटरप्रेटेटिव, ये दिया हुआ है उसमें। दूसरा डोलफुल क्वेरलस लैमेंटेशन, इसमें अ म्यूट डिस्प्ले ऑफ कमिजरेशन इन लुक्स एंड जेस्चर्स। ठीक है, फिर आती है हमारी सेंसलेस चैटिंग, ये है हमारा साइलेंस नॉट होली इनअटेंटिव, पूरी तरह से इनअटेंटिव नहीं है लेकिन थोड़ा साइलेंस है, और पूरी तरह से इनअटेंटिव भी नहीं है। अब डिस्गस्टिंग एंड एबोमिनेबल कंडक्ट है हमारा टोटल इनअटेंशन। ठीक है, तो डॉक्टर हैनीमन ने बताया कि अगर ये सारे हमारे ये साइकियाट्रिक डिजीज़ हैं, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, ये डिसऑर्डर्स हैं, और ये पेशेंट का रिएक्शन है, कैसे कैसे वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये अफॉरिज्म 228 में दिया हुआ है, यहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पेपर 2022 में 17 क्वेश्चन आए थे ऑर्गेन से। रेगुलरली रोज़ 20 से 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेन के। इससे क्या होगा कि आपकी पूरी ऑर्गेन रिवाइज हो जाएगी, आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, और साथ साथ में आपकी जो रिवीजन की स्पीड है वो भी थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई विल सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट वीडियो।